गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक गुप्तकालीन समाज, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा गुप्तकाल वाला टॉपिक जो है ये पूरा होगा। तीनों टॉपिक गुप्तकाल से संबंधित मैं आपको समझा चुका हूँ। पहला अपन ने समझा था गुप्तकाल के बारे में, गुप्तकाल के प्रमुख शासकों के बारे में। दूसरा अपन ने पढ़ा था गुप्तकाल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। और तीसरा टॉपिक आज है गुप्तकालीन समाज। मैं आपसे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आप इन चीज़ों को नोट करो, अपने रजिस्टर में लिखो। इस टॉपिक को भी आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करो, जिससे आपका गुप्तकालीन जो टॉपिक है और तीनों जो इसके टॉपिक हैं, तीनों वीडियो जो हैं वो तीनों इम्पोर्टेंट हैं। गुप्तकाल, संस्थापक श्रीगुप्त, घटोत्कच, उसके बाद शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम, महाराज की उसे उपाधि मिली, उसने जो है गुप्त संवत चलाया। फिर समुद्रगुप्त, दिग्विजय, उसके आदर्श वाक्य दिग्विजय और एकीकरण। दरबारी कवि कौन था उसका? हरिसेन। हरिसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति। उसमें उसने क्या उल्लेख किया है? समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन किया है कि वो कभी भी युद्ध नहीं हारा था। ये समुद्रगुप्त जो था विष्णु का भक्त था, सभी धर्मों का समान आदर करता था, संगीत प्रेमी था, ललित कलाओं में निपुण था। सिक्कों पर उसकी आकृति जो है वीणा बजाते हुए की मिली है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे देवराज और देवगुप्त भी कहा जाता था। मैं रिपीट करा रहा हूँ, आपके माइंड में सारे टॉपिक रिपीट हों। शको विजय के पश्चात उसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली। फिर कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जिसे माना जाता है। स्कंदगुप्त, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अर्थात मौर्य शासकों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। फिर पड़ी सांस्कृतिक उपलब्धियां कि भाई जो है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंश नाटक लिखे। उस समय अपराध, गुप्तकाल में अपराध बहुत कम होते थे, राजकाज की भाषा संस्कृत थी, जनता के ऊपर कर भार भी बहुत कम था, साम्राज्य जो है शासन जो है वो अनुशासित था। उस 10 वलय प्रणाली उस समय अस्तित्व में आई। ये सारी चीज़ें, व्यापार वाणिज्य, ये सबके बारे में अपन ने कल तो वीडियो में देखा था। आज अपन देख रहे हैं गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज के बारे में हम देख रहे हैं कि परंपरागत रूप से गुप्तकाल में समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त था। गुप्तकाल में समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। वो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण जो थे, इन चारों वर्णों के कार्य अलग अलग थे। इन चारों वर्णों में से ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था और ब्राह्मण के कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, दान और ब्राह्मण कार्य अध्यापन, यज्ञ, दान और अध्ययन। ये 4 कार्य जो है किसके माने जाते थे? ब्राह्मणों के। अर्थात ब्राह्मण का जो स्थान जो है सर्वोच्च माना जाता था और ब्राह्मण के कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन करना, अध्यापन करना, उसके अलावा यज्ञ करना और दान करना। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय का कार्य था राष्ट्र की रक्षा करना। राष्ट्र की रक्षा करना जो है वो क्षत्रिय का कार्य माना जाता था। तीसरा जो माना जाता था वैश्य, वैश्य का कार्य था व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कार्य करना वैश्य का कार्य था। और चौथा था शूद्र, सेवा प्रदाता के रूप में शूद्र जो अपना कार्य करता था। अर्थात एक बार पुनः देखो कि गुप्तकालीन या गुप्तकाल में जो समाज था वो परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त थे। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य था अध्ययन करना, अध्यापन, दान करना और यज्ञ करना, जबकि क्षत्रिय का कार्य था राष्ट्र की रक्षा करना, सुरक्षा करना। वैश्य का कार्य था वाणिज्य और व्यापार संबंधित कार्य करना, जबकि शूद्र जो है उसका सेवा प्रदान करना कार्य माना जाता था, अर्थात सेवा प्रदाता के रूप में वो कार्य करता था। गुप्तकाल में जो है जातियों के विषय में व्यवसाय जो है वो शिथिल होने लगा। अर्थात गुप्तकाल में ये जो कार्य अपन ऊपर देखे थे, इन कार्यों के बारे में जातियों के रूप में जो है कार्य शिथिल होने लगा। धीरे धीरे जो है जातियों का जो बंधन था वो खत्म होने लगा। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म नहीं होकर, वर्णों का आधार जो है गुण और कर्म नहीं होकर क्या था? जन्म था। अर्थात जन्म जो है
उनके उसका आधार माना जाता था कि कार्य के बजाय जो है उनका जन्म जिस वर्ग में होता था उसी वर्ग का उसे माना जाता था। किसमें? गुप्त काल में। उसके अलावा इसी में आगे पढ़ रहे हैं कि उस समय गुप्त काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। समाज में स्त्रियों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, अर्थात स्त्रियों की शिक्षा अच्छी थी, समाज में स्त्रियों का स्थान अच्छा था। अपनी धार्मिक कार्य में पति के साथ, किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ पत्नी का होना आवश्यक था, अर्थात जरूरी माना जाता था। ये उस समय स्त्रियों के बारे में बहुत ही अच्छी प्रथा थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था, स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। कब? गुप्त काल में पढ़ रहे अपन। गुप्तकालीन समाज में भी स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। उस समय भी स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। स्त्री की समाज में बहुत अच्छी स्थिति थी। पत्नी की उपस्थिति पति के साथ धार्मिक कार्य में मानी जाती थी, आवश्यक थी, अनिवार्य थी। पर्दा प्रथा उस समय नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। क्या थी? स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियां थी। इस युग में कायस्थ एक वर्ग था, लेकिन बाद में जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया और पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार माना जाता था। ये गुप्तकालीन समाज। एक बार और रिपीट करा रहा हूं, आप इस पूरे टॉपिक को अपने रजिस्टर में मेंटेन करो, लिखो, एक रफ रजिस्टर के रूप में रजिस्टर तैयार करो। लगातार मोबाइल या वीडियो देखने के बजाय अपने हाथ से लिखे हुए को पढ़ोगे, जल्दी याद होगा। परंपरागत रूप से गुप्त काल में समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त था। ये 4 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन चारों में जो है कार्य इनके अलग अलग थे। इन चारों में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था गुप्त काल में, और ब्राह्मणों के कार्य माना जाता था अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना और दान करना। क्षत्रिय दूसरा वर्ग जो था क्षत्रिय, उसका कार्य माना जाता था राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना। तीसरा जो था, जो वैश्य था, वैश्य जो वर्ग था, उसके कार्य थे व्यापार और वाणिज्य संबंधित, व्यापार और वाणिज्य करना। जबकि जो शूद्र था, उसका कार्य था सेवा प्रदान करना। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का जो बंधन था, जो अपन ऊपर दिखा, ये शिथिल होने लगा, थोड़ा सा कम होने लगा। उसी समय पर फिर भी ये जो वर्ण थे, इन वर्णों का आधार कर्म, अर्थात गुण नहीं होकर क्या था? जन्म। क्या था? जन्म। जन्म के आधार पर ये वर्ग बनते थे गुप्त काल में भी। स्त्रियों का समाज में सर्वोच्च स्थान था, महत्वपूर्ण स्थान था, अर्थात बहुत ही अच्छा दर्जा उन्हें उस समय प्राप्त था। धार्मिक कृत्यों में अपने पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य था, पत्नी का होना अनिवार्य था। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। उस समय पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी, स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी गुप्त काल में। गुप्त काल में मिश्रित जातियां थी। उस समय मिश्रित जातियां थी। इस युग में कायस्थ एक वर्ग था, लेकिन बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। उस समय जो है गुप्त काल में पुत्र के अभाव में, अर्थात पुत्र नहीं होने पर, किसी राजा के, किसी शासक के यदि पुत्र नहीं होता था तो उसकी संपत्ति में प्रथम अधिकार जो है उसकी पत्नी को ही मिलता था। इस प्रकार हमारे तीनों टॉपिक, गुप्त काल के प्रमुख शासक, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां और आज है गुप्तकालीन समाज, इन तीनों टॉपिकों को आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करो। धन्यवाद। Okay.